नमस्कार मित्रों, 10 देश में आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में दो पार्टियां टूटी, लेकिन दोनों पार्टियों में सिर्फ पार्टियां नहीं थी, परिवार टूटे। और जब परिवार टूटे तो उसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव ऐसा पड़ा कि दोनों पार्टियों का रसूख पूरे महाराष्ट्र में कम हो गया। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि दोनों पार्टियां फिर से जुड़ने वाली हैं, दोनों परिवार फिर से जुड़ने वाले हैं। लेकिन क्या राजनीतिक सत्ता इतनी आसान होती है? क्या राजनीतिक शक्ति को खोना इतना आसान होता है? क्या राजनीतिक रूप से जो आपने अपना ऑरा बनाया है, क्या उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना इतना आसान होता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों परिवार फिर से इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां ठाकरे परिवार है, तो एक तरफ जहां पवार परिवार। शुरुआत करते हैं पवार परिवार से, फिर आते हैं ठाकरे परिवार पर। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि पवार परिवार टूटा क्यों? इस टूटने की कहानी जो है वह जुड़ी हुई है 2019 से। क्योंकि 2019 में जब शिवसेना और भाजपा इन दोनों ने गठबंधन में लड़ा चुनाव, लेकिन गठबंधन के बाद अचानक से शिवसेना और भाजपा, जो कि 1984 साथ चले आ रहे थे, 2014 में झगड़े हुए, अलग अलग लड़े, पर फिर भी अंत में मिलकर साथ सरकार चलाई। लेकिन 19 में तो यह झगड़ा इतना बढ़ा, खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर, कि दोनों पार्टियों ने अपनी दिशा अलग कर ली। तब उसी बीच में अचानक से एंट्री होती है अजीत पवार की, और अजीत पवार आके मिल जाते हैं भाजपा के साथ और बनाते हैं सरकार। लेकिन यह सरकार एक हफ्ते चलती है, क्योंकि अजीत पवार वापस से जाकर फिर मिल जाते हैं शरद पवार के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार डेंट पड़ जाए, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, वही यहां पर हुआ। लगभग 2.5 साल महाविकास अघाड़ी की सरकार चलती है। एक तरफ शिवसेना, एक तरफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी, और एक तरफ कांग्रेस। मतलब दो ऐसे ध्रुव जो आपस में कभी साथ आ नहीं सकते थे, वह साथ आए और सरकार बनी। 2.5 साल सरकार चली, लेकिन कहते हैं कि परिणति कुछ और थी। और अचानक से पता चलता है कि शिवसेना तो टूट गई, लेकिन वहां पर पारिवारिक टूट नहीं थी, वहां पर तो पार्टी की टूट थी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग हुए, लेकिन एक तरफ थी पारिवारिक टूट। जी हाँ, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वह पार्टी से अलग हो जाते हैं और अपना एक गुट लेकर जाके मिल जाते हैं भाजपा के साथ, और महायुति को करते हैं और मजबूत। और फिर तो 2024 में आपको पता ही है कि दोनों पार्टियां साथ में लड़ी हैं चुनाव, और उसके बाद जो विजय प्राप्त हुई वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी अजीत पवार की ही एनसीपी को ओरिजिनल एनसीपी मान लिया है, जबकि शरद पवार की एनसीपी जो है वो ओरिजिनल एनसीपी नहीं है, वह एनसीपी शरद पवार कहलाती है। अब चूंकि पवार परिवार में दिक्कत आई थी कि आखिर शरद पवार की लीगेसी को कौन लेके बढ़ेगा आगे। आगे लेके बढ़ने वालों में दो लोग थे, एक तो भतीजे, एक थी बेटी। बेटी है सुप्रिया सुले, और भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत पवार की बातें हर कोई मान रहा था पूरे पार्टी में, लेकिन शरद पवार की कोशिश यही थी कि सुप्रिया सुले को वह पार्टी की यहाँ पर कमान सौंप दें। अब इसको लेकर सारी बातें हो रही थी। इसी बीच में अजीत पवार को यह बात पसंद नहीं आई और वह पार्टी तोड़कर चले गए। लेकिन पिछले 6 महीना में घटनाक्रम काफी बदला है, खासकर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में चीजें बदलती दिखाई दी, खासकर पवार परिवार में। क्योंकि पवार परिवार में आशा पवार यही चाहती हैं कि फिर से परिवार एक हो जाए। और आपने नोटिस भी किया होगा, यदा कदा शरद पवार की मुलाकात जो है वो भाजपा के नेताओं से होती रहती है। यहां तक कि अभी जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया, और फिर भारत ने सोचा कि भाई हमें डेलीगेशन भेजना है पूरे विश्व में, तो फिर डेलीगेशन में एक डेलीगेशन का हेड बनाया गया था सुप्रिया सुले को। यह कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। और शरद पवार लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या सीज फायर के बाद लगातार उनके स्टेटमेंट्स भाजपा के समर्थन वाले ही रहे हैं। यहां तक कि सुप्रिया सुले ने भी अभी जब 16 पार्टियों ने यह कहा कि भैया हमें एक स्पेशल सेशन चाहिए, एक आप बुलाइए विशेष सत्र, जहां पे 16 पार्टियों ने सिग्नेचर किया था, वहां पर भी सुप्रिया सुले ने यही कहा आकर कि भाई हम तो यही कह रहे थे कि जब हम आएंगे मिल बैठकर बात करेंगे, तब डिसाइड किया जाए कि भाई स्पेशल सेशन बुलाना है कि नहीं बुलाना। मतलब पवार परिवार के अंदर एकजुटता दिखाई दे रही है, और सुप्रिया सुले को डेलीगेशन का हेड बना के भेजने का साफ मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व में उनको लाने का प्रयास किया जा सकता है। और अभी यदा कदा खबरें भी आ रही हैं कि पवार परिवार फिर से मिल रहा है। अजीत पवार कई बार शरद पवार से मिलने गए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एनसीपी फिर से एकजुट होते दिखाई दे, क्योंकि एनसीपी शरद पवार वैसे भी विधानसभा चुनाव के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई इस समय लड़ते हमको दिखाई दे रही है। वहीं पर हम देखें तो अजीत पवार की पार्टी धीमे धीमे मजबूत होती जा रही है।
एक परिवार की कहानी जहां पर परिवार जोड़ने का प्रयास कर रहा है और हो सकता है 6 महीने में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को यहाँ पर मिल जाए। लेकिन एक और परिवार है जो महाराष्ट्र का सबसे शक्तिशाली परिवार कहलाता था। वह थे बाला साहब ठाकरे के परिवार के दो चिराग। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे। एक दौर पे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ चला करते थे। यहाँ तक कि राज ठाकरे के अंदर तो लोग बाला साहब ठाकरे की छवि देखा करते थे। वैसे ही कार्टूनिस्ट, वैसे ही अक्खड़ स्वभाव। लेकिन अचानक से एक घटनाक्रम होता है। उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंपी जाती है। राज ठाकरे को यह बात पसंद नहीं आती है और राज ठाकरे फिर पार्टी से अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं मनसे। मनसे ने अपनी राजनीतिक विचारधारा वही बनाई जो एक समय में शिवसेना की हुआ करती थी, मराठी मानुस की, और वह उसी चीज को लेकर आगे बढ़ते रहे। हाँ, शिवसेना के दौर पे यह बात महाराष्ट्रियन बनाम गुजराती हुआ था, और वहीं पर राज ठाकरे के समय यह मराठी बनाम उत्तर प्रदेश या जो नॉर्थ के लोग हो गए इनके खिलाफ हो गया था, और एक तरीके से हिंदी के खिलाफ इनका मूवमेंट बहुत दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु होती उसके बाद लगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे फिर से एक मंच पर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। धीमे धीमे मन से कमजोर होती चली गई, यहाँ तक कि 2019 में तो मात्र एक विधानसभा सीट की प्राप्ति हुई। वहीं पर अगर हम देखें तो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में तो उनके अपने बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए, उनको एक भी सीट तक नहीं मिली। तो अब राज ठाकरे को भी अपनी राजनीति को फिर से ठीक करना है। उधर उद्धव ठाकरे, उनके लिए भी 2019 में भाजपा से अलग होना, उसके बाद दिक्कतें उनकी बढ़ती चलेगी, क्योंकि पार्टी भी टूटी और अब तो धीमे धीमे पार्टी यहाँ पे खत्म के होने के कगार पे पहुंच गई है। उनकी विचारधारा को लेकर भी उनके ही कार्यकर्ता इस समय सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीच में महेश मांजरेकर के एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे राज ठाकरे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई भाई एक हो सकते हैं। फिर बातें हुई, बैठकें हुई, कई सारी बातें चली और लगा कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होंगे, क्योंकि आने वाले समय में होने वाला है बीएमसी चुनाव, और बीएमसी चुनाव में शिवसेना की ताकत हर कोई जानता है। और अगर दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ गए तो शिवसेना के लिए बीएमसी जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं हो, कि एक तरीके से वह अपनी पार्टी को यहाँ पे फिर से उभार सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन भाजपा की कोशिश रही कि ठाकरे परिवार एक साथ ना हो पाए, क्योंकि अगर ठाकरे परिवार एक साथ हो गया तो बीएमसी जीतने का सपना उनका सपना रह जाएगा। कि अगर आपने बीएमसी नहीं जीता तो आपने एक तरीके से आधा ही चुनाव जीता है विधानसभा जीतकर। तो साफ बात यह है कि बीएमसी जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएमसी का बजट इतना ज्यादा है जो कई सारे राज्यों का बजट भी नहीं होता है। और अगर ठाकरे परिवार यहाँ पे साथ आया तो फिर भाजपा के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी वजह शायद अचानक से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती राज ठाकरे से, वो अभी उस समय जब शेड्यूल में उनका नाम तक नहीं था, और यह मुलाकात लगभग 1.5 घंटा चलती। तो आप समझिए कि राजनीति कितनी कर्कश होती, कितनी कठोर होती है, कि वह कुछ भी करने को यहाँ पे राजी हो जाती है, कि दो भाइयों का मिलन भी शायद आने वाले समय में राजनीति की भेंट चढ़ते आपको दिखाई दे। वैसे राजनीति यही है, यहाँ पर अपनों का भी कोई महत्व नहीं होता। मैं हमेशा अपने हिस्ट्री के विद्यार्थियों को एक बात बोलता हूँ कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। राजतंत्र परिवार को नहीं मानती है, तो वही बात मैं यहाँ कह सकता हूँ कि राजनीति परिवार को नहीं मानती। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।